1989 में सचिन तेंदुलकर अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला खेल रहे थे पाकिस्तान में। एक फास्ट बाउंसी पिच पर इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस 16 वर्षीय सचिन के विरुद्ध बॉलिंग कर रहे थे। वक़ार यूनुस ने एक घातक बाउंसर डाला। सचिन ने उसे हुक किया, लेकिन बॉल उनके बल्ले के अंडर एज से लग के सीधी उनकी नाक पे लगी। सचिन जमीन पे गिर गए। नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे छोर से भागे हुए आए। सचिन की नाक से खून बह रहा था, पूरा चेहरा लाल हो गया था। सिद्धू से देखा नहीं गया। उन्होंने मुड़ के फिजियो को आवाज लगाई। इतने में इधर एक छोटी सी पतली सी आवाज आई, मैं खेलेगा। सिद्धू को ही नहीं, पाकिस्तान टीम और दर्शकों को ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत को सचिन की इस असाधारण चरित्र की एक झलक देखने को मिली और अगले 24 सालों तक इसका प्रमाण हमें बार बार दिखता गया। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट और उससे जुड़े खिलाड़ियों के कई ऐसे मजेदार किस्से लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. दोस्तों, क्रिकेट एक फिजिकल स्पोर्ट है। हर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपने करियर में कभी ना कभी तो घायल होता ही है, पर वो खिलाड़ी जो अपने चोटों से उभरने में कामयाब होते हैं और जो क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के बल पर हर शारीरिक और मानसिक बाधा पर काबू पा लेते हैं, वो हमारे असली हीरो बन जाते हैं। आज हम ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में किसी भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा, कठिनाई, डर या किसी किस्म की बाधा को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। इन्हें हम उनकी बहादुरी और शौर्य के लिए याद करते हैं। ये हैं भारतीय क्रिकेट के ब्रेव हार्ट्स। Roberts to Pataudi, and what a blow. He's been struck on the face. It looks bad. Chandra to Kalicharan. Barrett flight one to Zulkar. सन 1959 की बात है। उस समय बहुत ही कम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाता था। 7 साल के बाद हम इंग्लैंड के दौरे पर आए थे। हमारे बल्लेबाजों को इंग्लिश कंडीशंस का खास अनुभव नहीं था और घरेलू क्रिकेट में उनको फास्ट बॉलिंग खेलने का भी अवसर नहीं मिलता था। We opened, Pankaj and myself, and the fourth ball that I faced hit me on my ribs and fractured my ribs. You know, when you get hit in the ribs, you can't breathe. So I told Pankaj, I can't breathe. I don't think I can survive on this ground now. So he says, Dekho, I want you to stay here for 4 overs. So captain's orders, I said, okay, Baba. But by the time the 4 overs were over, Pankaj was also out and Polly was also out. So what do? I had to continue there. नरी was a very, very gritty player. नरी को लगने के बाद भी नरी came out and scored 81. नरी कंट्रैक्टर ने टीम की जरूरत को आगे और अपनी तकलीफ को पीछे रखा। एक ऐसे साहसी कुशल बैट्समैन का तो कप्तान बनना सुनिश्चित ही था। 1960 में नरी कंट्रैक्टर भारत के कप्तान बने। पाकिस्तान के विरुद्ध सीरीज ड्रॉ की और इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मैच की श्रृंखला को 2-0 से जीतकर पहली बार इंग्लैंड को सीरीज की मात दी। इस सीरीज के खत्म होते ही फरवरी 1962 में भारतीय टीम 4 महीने लंबे वेस्ट इंडीज के दौरे पर निकली। जैसा कि उस जमाने में अक्सर हुआ करता था, भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। हमारे कई खिलाड़ी घायल थे, तो नरी कॉन्ट्रैक्टर को दौरे के हर छोटे बड़े मैच में खेलना पड़ा और जब वो बारबेडोस के विरुद्ध खेलने गए तो 2.5 महीने से वो निरंतर बिना आराम किए खेल रहे थे। And we were having a sundowner, and on that day Frank Worrell was that and said that you are playing against Charlie Griffith tomorrow. He is very fast and he is a chucker.
And since your team already has a few injuries, I would advise you not to be brave enough to fight him and get injured. First over after lunch, Dilip got out to Vezol. Rusi Surti came into bat. He played that over out, and Charlie Griffiths' second over started. The first ball that he bowled, believe me, just, and I said, my God, either I am still sleepy, or so I did some running on the spot and did like that. Second ball again went like that. Third ball again went like that. Then Barbados does not have a screen at the pavilion. And as I took my stance for the fourth ball, somebody opened a window of the dressing room. Again, I am saying to myself, I will move out. Then I say, I'll play this ball. Then I'll move out. In the meantime, Charlie Griffith has bowled. So when I saw the ball was here. So the only reaction which came to me was like this. The ball came and hit me over here and fell here. हमको पता नहीं चला क्या हो रहा है इतना ये जब देखा हमने कि उनको बड़ी गहरी चोट लगी है और ऐसे जैसे नारियल फूटता कान में से खून नाक में से खून भारतीय टीम के कई सदस्यों के साथ-साथ वेस्ट इंडीज के कप्तान फ्रैंक वॉरेल ने रक्तदान कर जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले इस खेल में मानवीय भावना का परिचय दिया। Before going away from the hospital, surgeon of the hospital told the people that if you find any restriction in his movements, especially the left side, and if he vomits, immediately inform me. And you know how these hospital people are, nobody informed him. Ghulam by chance came just to see me in the hospital before going to some function or something. And he realized that my whole left side is paralyzed. I am vomiting. So he phoned up Dr. Leacock. Doctor says, nobody has informed me. And Dr. Leacock used to stay 35 miles away. He immediately came back, opened me up, and he took it in writing that if he stays like this till the morning, he will not see the dawn. गम इतना लगा था हम लोग इतने परेशान हो गए थे इतना अफसोस होता था दुख होता था कि दिल में कभी-कभी यूं होता था कि ये खेल खेलना ही नहीं For what I am today, from the successful operations that were performed, I owe my life to Dr. Chende, who put in the plate. शारीरिक घाव भरने लगे, लेकिन मानसिक जख्म का क्या? दोस्तों, ऐसे हादसे के बाद तो डर पैदा होना स्वाभाविक ही है। भारत आने के बाद नरी कॉन्ट्रैक्टर के डॉक्टर थे डॉक्टर चांदी। उन्होंने ना ही नरी के जख्मों का इलाज किया, बल्कि उनके डर का भी। उन्होंने समझाया कि डर के सामने कमजोर होने के बजाय डर को कमजोर किया जाना चाहिए। After the operation, he says, come to my office. So I said, okay, I'm coming. I went there and sat down. How are you feeling? I said, doctor, I'm not feeling well at all. He says, when are you starting to play cricket again? I said, doctor, are you mad? I can't see, I can't walk, I can't balance, and you want me to play cricket? He said, when are you starting to play cricket again? Because if you don't play cricket again, for the rest of your life, you will be a vegetable. I couldn't swallow it. I said, doctor, I don't think what you are saying is very possible. But this is even a severe bouncer than the Charlie Griffith bouncer. सब लोग ने तो होप छोड़ा था कि नरी करियर कंप्लीट गई, पर नरी बीइंग नरी वो कोई चीज को हार नहीं मानते थे और उसने आस्ते आस्ते खेलना चालू किया। क्लब क्रिकेट, नेट प्रैक्टिस चालू की, फिर क्लब क्रिकेट खेलना चालू किया। उसके बाद वो उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेली। टाइम इज ए हीलिंग फैक्टर कहते हैं ना, समय सब जख्मों की एक दवा है। दोस्तों, ये गेंद छोटी सी है, देखने में नहीं लगता कि इससे कोई खास हानि पहुंच सकती है,
लेकिन जब 20-22 गज की दूरी से ये 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी तरफ आए तो यकीनन एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। नरी कॉन्ट्रैक्टर के ज़माने में जो रक्षात्मक सामान था उसकी तुलना आज के क्रिकेट इक्विपमेंट से नहीं की जा सकती। हेलमेट तो दूर, चेस्ट पैड्स, थाई पैड्स भी नहीं होते थे और पैड्स, ग्लव्स कांटे जैसे पतले। ऐसा नहीं था कि बाउंसर सिर्फ बल्लेबाज के सर या मुंह या छाती पर लग सकती थी। खिलाड़ियों ने अपनी उंगलियां, घुटने, कोहनियां सब तोड़वाए हैं। ये सोचकर अक्सर अचरज होता है कि उस जमाने में ये खिलाड़ी कैसे मैनेज करते थे। We used to put Dunlop pillow stuck into our pads to protect our legs, and still we were getting hit. ना हेलमेट था, ना प्रोटेक्टिव गियर था, बहुत फास्ट बॉलर्स थे, बाउंसर्स पे कोई लिमिट नहीं थी। Roberts to Pataudi, and what a blow. He's been struck on the face. It looks bad. जो फास्ट बॉलर गावस्कर ने खेला, 5 फास्ट बॉलर बॉलिंग एट 90 माइल्स। कंसंट्रेशन तो करना ही था क्योंकि बॉलर्स इतने फास्ट थे। यू ब्लिंक एट द रॉन्ग टाइम एंड यू आर गॉन, यू आर डेड, यू आर हिस्ट्री। उन्नीस 1975-76 में भारतीय टीम 4 मैच की श्रृंखला खेलने वेस्ट इंडीज गई। 3 मैच के बाद श्रृंखला 1-1 से बराबर थी। भारत ने तीसरे मैच में विश्व रिकॉर्ड 404 चेस करके शानदार तरीके से जीत हासिल की। It was considered after Bradman's, team scored 400 runs 4th innings. Indians were the second team after Bradman. 400 रन कभी किसी ने बनाए नहीं थे। दोनों टीमें आखिरी टेस्ट के लिए जमैका पहुंची। जब भारत के ओपनर सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने पहले दिन बड़ी साझेदारी खड़ी की तो वेस्ट इंडीज के दर्शकों की बेचैनी प्रकट होनी शुरू हुई। We lost the toss, we put it in the bat. On the first day we were, I think, one down or 200 something. It was the second new ball when they decided, all right, if you can't get them out, you bloody well hit them out. And Holding was bowling around the wicket. Around the wicket, stayed on the head. And he was bowling 6 bounces per over. All 6 balls around the wicket, वो भी head पे directly. It was intimidating bowling. मेरे को इतने गेंद लगे थे, मेरी all ribs were cracked and fractured. My fingers were cracked. Roberts to Gaikwad. जब मुझे उंगली पे लगा था तो ये फट गया था मेरी उंगली, तो there was bleeding on my pads and all that. तो माइकल होल्डिंग खड़े थे वहाँ पे, उनके स्टार्ट पे जाके मैंने ग्लव निकाला, देखा, ग्लव पहना, बल्लेबाजी के लिए स्टांस लिया तो पूरा ब्लड ग्लव में से निकल के पैड पे जा रहा था। मैं थोड़ा हट गया, थोड़ा दुख रहा था, मैं बोला दुख तो सारा ही रहा था। साइड में गया, देखा तो ये खड़े उधर। तो मैंने कुछ किया ऐसा जो मुझे नहीं करना था और नेक्स्ट डिलीवरी पता ही नहीं चला, देखा ही नहीं मैंने, सीधी कान पे लगी और I was in the hospital. अंशुमन गायकवाड़ इंजर्ड हो गया, उसके बाद विश्वनाथ इंजर्ड हो गए, और पटेल इंजर्ड हो गए और मैं नॉन स्ट्राइकर था। फॉर ऑल 3 इंजरीज आई वाज अ नॉन स्ट्राइकर। आई वाज वाचिंग फ्रॉम नॉन स्ट्राइकर्स एंड दोज इंजरीज वर वेरी बैड। फिर वो 4-5 इकट्ठे जब चोटें लगी, दैट्स व्हेन आई ब्लास्टेड द अंपायर्स आल्सो। मेरी बात हुई थी सैंग ह्यू के साथ। सैंग ह्यू को मैंने पूछा ऐसा, हाउ डू यू डिफाइन इंटिमिडेशन? चुप कर गया, जस्ट मुझे वो कहता मिस्टर बेडी, मिस्टर बैड, मिस्टर बैड, दैट्स राइट, मिस्टर बैड, ही सेज यू लीव दिस कंट्री इन 3 days time. We live here. We don't want to die. Because people were bloodthirsty. कि जब बाउंसर मारते हैं तो वो एंजॉय करते क्राउड में, लोग बहुत हंसते थे, बहुत उनको मज़ा आता था। बॉल लगता था तो भी मज़ा आता था उनको, और खुश होते थे वो किसको बॉल लग, किसको मारा, किसको क्या हो गया एक्चुअली, तो दे used to feel very happy. डरते थे लोग पहले, ये बात सच है। उस लाल गेंद से लोग डरते थे, उसका डर था कि आपको ये मार सकती है, आपकी जान ले सकती है। आज हम काफ़ी कुछ बोलते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एंड हेलमेट सुधरनी चाहिए, चेस्ट पैड सुधरनी चाहिए, ये सुधरना चाहिए। हम तो ऐसे ही खेलते थे।
25, 30, 40 साल जब क्रिकेट आगे की तरफ चलती गई, हेलमेट्स आए, उससे बहुत चीज़ें बदल गई। अब गेंदें लगती तो बहुत ज़्यादा हैं सर पर, लेकिन लोग उतने डरते नहीं हैं। You have got now helmet, rib guard, or chest guard, elbow guard, thigh pad, everything. Your whole body is covered. You are like a armored king. There's tremendous improvement on the equipment. आजकल के जो हीरो हैं, जो फ्रंट फुट पे आके फ्रंट फुट पे पुल करते हैं, अब जो खड़े होते हैं 1 यार्ड बाहर क्रीज के, इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें घायल होने का या मरने का कोई डर नहीं। दोस्तों, हमारे सभी महान बल्लेबाज मैदान पर खाए जख्मों से साहसी और निडर बनकर उभरने में सफल हुए। लेकिन अगर किसी को ऐसी इंजरी का सामना करना पड़े जो कि लाइलाज हो, या ऐसी बाधा सामने आए जिससे पूरी तरह से निकल पाना असंभव हो, तो कोई खिलाड़ी क्या करे? मंसूर अली खां टाइगर पटौडी काफी खुशकिस्मत थे। उनका जन्म पटौडी के नवाब और भोपाल की बेगम के घर हुआ। बचपन से ही वो काफी हृष्ट पुष्ट और फुर्तीले थे। उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, रैकेट खेल सब में प्रतिभा दिखाई। टाइगर को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। टाइगर को पहले लॉकर्स पार्क प्रेप स्कूल में दाखिल किया गया। वहां उनके कोच थे फ्रैंक वुली। नवाब साहब पटौदी को अगर कभी आपने देखा है या उनकी तस्वीरें अगर आपने देखी हैं तो काफ़ी चेस्ट ऑन थे, काफ़ी ओपन उनका स्टांस था और बहुत बॉटम हैंडेड थे। उनके जो कोच थे वुली, उन्होंने समझा कि ये जो बॉटम हैंड जो इनका है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, और उन्होंने टाइगर पटौदी की जो इंस्टिंक्ट था उसको उन्होंने मोल्ड किया और उन्होंने खुद एक अलग, एक अजीब और गरीब एक टेक्निक इख्तियार की और कहा कि भाई अब तुम ऐसे खेलो। तो जैसे ही वो खेलना शुरू हुए सब लोगों ने कहा यार ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे शॉट मार रहा है, इतनी ज़ोर से कैसे मार रहा है, इतना छोटा बच्चा। इसलिए कि उनका बॉटम हैंड बहुत स्ट्रांग था। बहुत जल्दी ही उनको बैटिंग प्रोडिजी मान लिया गया और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। 1957 में 16 वर्षीय टाइगर ने ससेक्स के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम की कप्तानी की। सबको अपेक्षा थी कि ये विश्व क्रिकेट के अगले सुपरस्टार बनेंगे। पहली जुलाई 1961 टाइगर पटौडी डिनर खा के अपने टीममेट्स के साथ लौट रहे थे। सारे लड़के बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, जब अचानक एक बड़ी गाड़ी उनके रास्ते में आई और सामने से टकराई। एक कांच का जो टुकड़ा था वो निकला और उनकी राइट आंख पे के जो बिल्कुल सेंटर में काट दिया। तो उससे उनकी राइट आंख बिल्कुल ही 90% ख़राब हो गई थी, इसलिए कि जो डॉक्टर ने उनके बाद ऑपरेशन किया वो भी गलत किया। Again, Tiger didn't talk about it. I mean, he didn't say this is what happened and I got into the car, and you had to really drag it out of him. And even then, he would get very cross if you asked him too much, and particularly sympathy was not allowed. You know, if you tried to say, "Oh my God, how terrible! Can you imagine what would have happened?" You know, that kind of, he would really get angry. तो उनको 10% दिखा करता था, इसीलिए वो टोपी को नीचे रखते थे ताकि वो डिस्टॉर्शन नहीं होए। उसकी वजह से उनकी जो आंख थी इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो आंख धीरे 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 करके शिफ्ट हो गई एंड इट ड्रिफ्टेड टू द राइट। बिल्कुल, तो आप अगर देखें नवाब पटौदी से बात करें तो एक आंख आपको देखती थी, एक आंख उधर देखती थी। But he did demonstrate that with one eye, like sometimes he would say, "Come this side because I can't see you," or you know, he wanted to sleep on a particular side of the bed because he couldn't see the other side. Like if you're struggling to light a cigarette or somebody else's cigarette, then how do you go there and catch a ball which is coming at you, and you know? इस हालत में तो ज्यादातर लोग क्रिकेट क्या कोई भी खेल खेलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में कोई भी क्रिकेटर आंख में एक्सीडेंट होने के बाद कामयाब नहीं हुआ है और कोई भी उसके बाद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। लेकिन टाइगर पटौडी किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे, उनको क्रिकेट ही खेलना था। नवाब पटौदी वापस दिल्ली आए
और पूरा ख़ानदान साथ था वहाँ पे, तो उन्होंने एक टेनिस की बॉल फेंकी, कितनी 10 फीट भी नहीं गई होगी, वो गेज नहीं कर पाए और ड्रॉप कर दिया उन्होंने। तो वालिद ने जब उनसे पूछा कि टाइगर क्या हो गया, तो इसी के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉल है किधर, इसलिए डेप्थ ऑफ विजन चला गया था ना, डेप्थ ऑफ विजन जिससे आपको मालूम होता है कि बॉल है कितनी दूर, वो चला गया था। तो मेरे वालिद ने पूछा उनसे कि भाई आप खेलने वाले हैं इसके बाद, तो उन्होंने कहा कि हाँ खेलूंगा तो मैं, और हिंदुस्तान के लिए भी खेलूंगा। उन्होंने सबसे ऊंचे स्तर पर क्रिकेट खेलने की ठान ली और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयारी करने लगे। जब एक आंख होती है, एक तो आप डेप्थ ऑफ फील्ड चली जाती है, दूसरी चीज़ क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, स्पेशली लेग एंड मिडिल स्टंप के खिलाफ। लेग एंड मिडिल स्टंप पे जब बॉल आती है तो एक ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। उन्होंने ब्लाइंड स्पॉट को खाली एक्सपीरियंस से खेला, उनको दिखती नहीं थी बॉल। 90% ऑफ द टाइम जब वो पहला रन लेते थे, इधर आके मिड विकेट पे टैप करते थे। मालूम करते हैं कि विकेट कैसी खेल रही है और वो ब्लाइंड स्पॉट की टाइमिंग क्या है, फिर उसके तहत वो अपनी पूरी इनिंग्स को एडजस्ट करते थे। वो तो उन्होंने कहा कि भाई जब होते दो तो दोनों आँख की से देखते, आज एक है तो एक आँख से मेरे को पता नहीं चलता है कि क्या इसमें खामी है। जो दो आँख से दिखता है वो मेरे को एक आँख से दिखता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सीडेंट के 6 महीने के अंदर अंदर टाइगर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अपने तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार सैकड़ा जमाया। डेब्यू के 4 महीने बाद जब वेस्टइंडीज में कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर गंभीर रूप से घायल हुए, तो 21 वर्षीय टाइगर पटौडी अपने चौथे टेस्ट में भारत के कप्तान बने। टाइगर पटौडी ने स्पिनर्स की एक ऐसी फौज तैयार की जिससे कि वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब रहे। 1960 के दशक में एक वक्त ऐसा था जब उनका बैटिंग एवरेज सह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा था। फ्रेंडली मैच थी, गोपाल बोस गेंद कर रहे थे, मैं बल्लेबाजी कर रहा था, पटौडी साहब नॉन स्ट्राइकर थे। मैं खेले जा रहा हूँ, बीट होते जा रहा हूँ, 1 बॉल 2 बॉल, तो मेरे को सामने से बोल रहे खाली टच कर ले, भाग जा तू। तो आई मैनेज टू टच, एक लग गए, आउटर एज लग के शॉर्ट थर्ड मैन पटौडी भाग गए और दूसरे 3 बॉल को उन्हें तीनों छक्के मार दिए उनको। अब मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रहा हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रहा था और इनने इतने आराम से आसानी से छक्के मार दिए। तो ये जो डिफरेंस है, टेक्निक है, क्लास है, तब पता चला कि मैं कहाँ हूँ और पटौडी कहाँ है। And he pulls them around for 4. टाइगर पटौडी अपनी दृष्टि में कमजोरी के बावजूद भारतीय क्रिकेट इतिहास में महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उनके दौर में एक ऐसे खिलाड़ी भी थे जो बचपन में ही एक संक्रामक रोग के शिकार हुए, लेकिन उससे उभर के वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मंच के गैर मामूली अदाकार बने। 1950 दक्षिण भारत का मैसूर शहर, एक दिन एक 5 साल के बच्चे को तेज बुखार हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अंग्रेज डॉक्टर उसे देखने आए और बच्चे का हंसमुख स्वभाव देखकर डॉक्टर ने उसे एक चॉकलेट दी। फिर हर रोज डॉक्टर अपने राउंड्स पर आता तो बच्चा उन्हें देखकर खुश होता था। एक दिन जब डॉक्टर राउंड पर आए तो बच्चा अपना हाथ उठा ही नहीं पाया। भगवत चंद्रशेखर 6 साल के भी नहीं थे जब वो पोलियो के शिकार बने। उनका दायां हाथ एकदम मुरझा गया था। अगले 5-6 साल तक वो अपनी बांह को कंधे से ऊपर उठा नहीं सकते थे और उनकी दाहिनी कलाई, हाथ और कंधा पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने पोलियो से मिली इस भेंट को क्रिकेट के मैदान में एक अप्रत्याशित हथियार बना डाला। उनकी कमजोरी ही उनकी ताकत बन गई। आपका एक हाथ पोलियो की वजह से खराब हो गया है, तो आप आंखें उठा के ये उम्मीद ही नहीं करेंगे कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं किसी भी लेवल पर। अब आप सोचिए, इन्होंने क्रिकेट ही ना खेली, उन्होंने एक बिल्कुल अनोखा स्टाइल इजाद किया।
चंद्रा के हाथ के दुबलेपन की वजह से उनकी गेंदबाजी में एक अजीब सा लचीलापन आता था। कोई फोरआर्म नहीं, कोई बाइसेप्स नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अ बोन। वो कैसे बॉल करता था, ये बहुत एक वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना। चंद्रशेखर को लेग ब्रेक बॉलर कहा जाता है, पर वो लेग ब्रेक बॉलर नहीं थे। 6 में से 5 डिलीवरीज उनकी या तो टॉप स्पिनर्स हुआ करती थी या गूगलीज हुआ करती थी। सबसे डिफिकल्ट बॉलर थे मेरी लाइफ के। उनका गेंद आवाज करता हुआ आता था। हवा में इतनी ज्यादा रोटेशंस थी कि वो सीम के कारण वो फर्र करके बॉल आता था और किसी का नहीं आता था। कहा जाता था कि चंद्रा बस गेंद डाल देते हैं और बाकी गेंद पर छोड़ देते हैं, कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि अगली गेंद क्या होने वाली है। दोस्तों, ये सरासर झूठ है। चंद्रा ने 58 टेस्ट में 242 विकेट लिए हैं। केवल गेंद के भरोसे अगर ये हो सकता तो शायद मैं भी 1000 विकेट ले चुका होता। मैं मानता हूं कि चंद्रा को नहीं बल्कि विरोधी बल्लेबाजों को मालूम नहीं होता था कि अगली गेंद क्या पड़ने वाली है। Chandra this time to Greenwich, and he's bowled him middle stump. West Indies 2 down for 45. Greenwich 17. विवियन रिचर्ड्स ने एक बार कहा था कि भाई इनकी बाउंसर तो आपके फास्ट बॉलर की बाउंसर से होगा। Here's Chandra to give. उनका जो टॉप स्पिन था वो टेनिस बॉल जो टूम ऐसा उड़ने का, ऐसा करेगा तो बाहर जाएंगे, बिकॉज बैट्समैन को मालूम नहीं था कि ये इसको स्पिनर करके खेलना है, इसको क्या करे। पेस के साथ स्पिन, लेग स्पिन एंड गुगली, एंड एक बार अगर उसका वो जो लाइन एंड लेंथ आ गया ना, ही वाज अ मैच विनर ऑल द वे, मैच विनर ऑल द वे। उन्होंने शायद अपना सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल भारत की सबसे यादगार जीत में ही डाला था, 1971 में इंग्लैंड के विरुद्ध ओवल के मैदान में। चंद्रा ने फर्स्ट ओवर में 2 विकेट निकाली, दूसरे ओवर में 1 निकाली, तीसरे ओवर में 1 निकाली और मैच खत्म कर दी उसने, और हम मैच जीत गए। दोस्तों, हमने बात की कि कैसे 20-22 गज दूर से बॉलर गेंद डालता है और बैट्समैन को कई बार तेज गेंदबाजी खेलने में दिक्कत होती है। ऐसे फील्डर्स के बारे में भी सोचिए जो उस वक्त बिना शिन पैड, चेस्ट गार्ड वगैरह फील्डिंग करते थे। बैट्समैन बॉल मारता था तो उन्हें तो और भी कम रिएक्शन टाइम मिलता था। हमारे जो 4 स्पिनर्स थे, चंद्रा, बेदी, प्रसन्ना और वेंकट, यकीनन आभारी हैं उस वक्त के क्लोज इन कैचर्स के, अजीत वाडेकर, आबिद अली, वेंकट खुद और एकनाथ सोलकर, जो बैट्समैन के बस 1-2 कदम दूर शॉर्ट लेग पर खड़े होते थे। Chandra to Gibbs, and he's out, easily caught by Solkar at short leg. अपनी जो बॉलिंग थी और बॉलिंग का लाइन ऑफ अटैक था, उसके लिए फॉरवर्ड शॉट लेग, बैकवर्ड शॉट लेग होना बहुत जरूरी था। Bedi to Murray, and he's out, caught by Solkar at short leg for 18. हाफ चांसेस कौन पकड़ता? सुसाइडल पोजीशन है भाई। इट्स नॉट रिफ्लेक्सेस अलोन, इट इज दैट इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट टू गो फॉर अ निक, बैड निक। मैंने ऐसी इंस्टिंक्ट नहीं देखी लोगों में। एक कैच तो उसने लिया 1972-73 में, सीरीज को कवर कर रहा था कैलकाटा में। टोनी लुइस ने स्विप किया बिशन सिंह बेदी को, और उसने ये वो जाके एक हाथ में वो कैच उठाया। टोनी लुइस तो ऐसे देखते बैठे। Fabulous team, man. You know, no airs and graces about
he was such an icon in our eyes and in those days. Eki was wonderfully down to earth, always willing to help. On tours, he was just a life of the team. He was the first guy to get ready, and he would walk around in his whites everywhere, go to everyone's room, cheer people up. In the evenings, again, he was the life of the party. Very, very kind, very... he could sense that a person was down, and he could lift their spirits. Very rare person, very rare. .1969 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जब शुरू हुआ तो एकनाथ सोलकर के पिता कोमा में थे। 20 वर्षीय सोलकर तीसरे दिन खेल की समाप्ति पर बैटिंग कर रहे थे जब खबर आई कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अगली सुबह उन्होंने चिता को आग लगाई, अपने परिवार को आश्वासन दिया और ब्रेबॉर्न स्टेडियम पहुंचकर बैटिंग करनी शुरू की। अपनी टीम की विजय में सोलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी दृढ़ता, ऐसा साहस और ऐसा जोश काबिल तारीफ है। दोस्तों, मेरा मानना है कि खेल जगत की शिखर पर पहुंचने के लिए एक खिलाड़ी के लिए दृढ़ संकल्प और जोश के अलावा एक बहुत ही खास मनोवृत्ति की जरूरत होती है। और एक खिलाड़ी जिनमें यह खूबी भारी मात्रा में पाई गई वो हैं अनिल कुंबले। कुंबले अपनी बॉलिंग मार्क पर पहुंचते, बॉल को ऊपर उछालते, फील्ड की जमावट पर नजर डालते हुए उनकी आंखों में एक अनोखी एकाग्रता और विकेट लेने की लालसा दिखाई देती थी। फिर वो रनअप लेते, लंबाई का फायदा उठाते हुए ऊंचाई से बॉल डालते और अक्सर बॉल पिच पर से स्किड होकर बैट्समैन के पैड पर लगती थी। मैच दर मैच तकरीबन 18 साल तक अनिल कुंबले ने भारत को अनगिनत सफलताएं दिलवाईं और एक डिपेंडेबल मैच विनर बने। बल्लेबाज पे कैसा दबाव बनाया जाता है, किस तरह से बल्लेबाज को मैसेज जाता है कि मैं तुमको खाने आ रहा हूँ, उसका श्रेष्ठ उदाहरण थे अनिल कुंबले ने। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है गेंदबाज, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉलिंग करने की स्टाइल, ये सब दर्शाती थी। एक्सीलेंट, मैं सोचता हूँ भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिन गेंदबाज। सन 2002 में भारत वेस्ट इंडीज के दौरे पे था। श्रृंखला 1-1 से बराबर थी। एंटीगा में चौथा टेस्ट खेला जा रहा था। भारत पहले बैटिंग करके विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था जब मर्विन डिलन की एक बाउंसर कुंबले के हेलमेट और वाइजर से पार होकर उनके जबड़े पर जा लगी। कुंबले ने इसके बावजूद कुछ देर और बैटिंग की। खेल के बाद एक्सरे से मालूम हुआ कि उनका जबड़ा टूट चुका था। कुंबले अस्पताल से वापस आए और ड्रेसिंग रूम में बैठकर खेल देख रहे थे। बेजान विकेट पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज आराम से खेलते हुए रन्स बना रहे थे। टीम को उनकी बॉलिंग की जरूरत थी। उसके बाद जो दृश्य दर्शकों को देखने को मिला वो इंडियन क्रिकेट में एक मिसाल बनकर रह गया। शायद भारतीय क्रिकेट इतिहास का ये सबसे प्रेरक दृश्य था। आज भी जब मैं उसकी बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनिल कुंबले 14 ओवर डालने के बाद पवेलियन लौटे और अगले दिन इलाज के लिए भारत रवाना हुए। मैच ड्रॉ हो गया। 5 दिन के खेल में दोनों में से कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई थी। उस मैच की एक और अजीबोगरीब बात मुझे याद है कि मैच की उस इनिंग्स में भारत के 11 खिलाड़ियों ने गेंद डाली थी। अनिल कुंबले ने अपने टूटे हुए जबड़े और बेजान विकेट के बावजूद अपनी टीम के लिए जी जान से प्रयास किया। पूर्ण समर्पण और निस्वार्थता की एक नई मिसाल खड़ी कर दी जो आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आप आंकड़े देखें, और आंकड़े नहीं, अगर आप अचीवमेंट देखें तो ये दावा किया जा सकता है कि 1947 के बाद की हिंदुस्तान की इंटरनेशनल हिस्ट्री में अगर एक खिलाड़ी है जो अव्वल है जहां तक मैचेस बचाने और जीतने में जिनका हाथ हो, वो कुंबले होंगे। वनडे क्रिकेट में पिछले दशक के हमारे सबसे अव्वल मैच विनर एक ऐसे खिलाड़ी थे
जो अपने करियर के शिखर पर जैसे ही पहुंचे उन्हें एक गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। 1999 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और उनके इस प्रदर्शन की बदौलत हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। फौरन उन्हें 2000 में खेले जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। अपने पहले मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने दूसरे मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल था, उन्होंने मात्र 80 बॉल में 84 रन जमाए, सनसनी सी मचा दी। एक बड़ा मैच, मजबूत प्रतिद्वंदी, युवराज की ओर से एक बेहतरीन प्रदर्शन और मैन ऑफ द मैच का खिताब, ये मानो युवराज सिंह के करियर का ढांचा सा बन गया। ये एक छोटा बच्चा है जिसको भगवान ने एक बहुत बड़ी पावर दे दी है और उसको खुद नहीं समझ आई कि उस पावर की स्ट्रेंथ क्या है। 21वीं सदी के पहले दशक में युवराज भारत के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हुए और लगातार एक ऑलराउंडर के रूप में वो अपना योगदान देते रहे। 2011 के आईसीसी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल कर वो अपने करियर के शिखर पर थे और फिर अकस्मात एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। For a time he was not feeling well and he was sort of coughing out. There was some blood and all coming in. So he said, "यार बुरी हालत।" मैंने कहा क्या हो गया? कहता कैंसर। सिंपल एक उसका मैसेज आया। तो मैंने इमीडिएटली फोन किया, मैंने कहा क्या कह रहा है? हाँ। तो obviously I was very shaken, just like everybody who heard the news was. इतना कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस था, कंसिस्टेंटली कर रहा था कि इनको वो चाहिए था। इनको मालूम था वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें युवराज सिंह चाहिए 11 में। उसमें उसकी हेल्थ अफेक्ट हो गई। We would have lost a human being, not a cricketer, a human being. It was so serious. Right, you go from the high of literally taking your country to a World Cup win, और उसके बाद आपको बीमारी हो जाती है जो लोग कहते हैं कि अब आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ये सब, you lose all your strength and everything. मतलब इट्स बिजार कि एक साल में क्या देखा उसने। It was sheer his willpower कि आज वो जिंदा है। वो बोले कि मैं करके दिखाऊंगा। I think amazing mental toughness, amazing. I mean, to come back out of it again to play for India and do well is something fantastic. Hats off to him. युवराज सिंह कैंसर से भी अपने दृढ़ अंदाज में लड़े और अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह उन्होंने कैंसर को भी शिकस्त दी। वो ना ही भारत के सबसे फेमस कैंसर सर्वाइवर हैं, बल्कि करोड़ों भारतवासियों के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट में वापस अपनी जगह बनाई। दर्शक और फैंस ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया। उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और इसका प्रतीक है आईपीएल फ्रेंचाइजीज का उनके लिए ऊंचे से ऊंचे बिड्स करके उन्हें अपनी टीम में रखना। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने जख्म, घाव और पीड़ा पर काबू पाके सफलता हासिल की। कई ऐसे खिलाड़ी भी थे जो किसी न किसी कारण इतने खुशकिस्मत नहीं रहे, लेकिन सब ने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया क्योंकि ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। दोस्तों, ये याद रखना चाहिए कि खेल केवल मनोरंजन ही नहीं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।
अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.